Hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on Indian geography. And today is human geography. जैसा कि आपको पता होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इंडियन ज्योग्राफी का, और आई थिंक दिस विल बी द लास्ट सेशन। और ह्यूमन ज्योग्राफी पे जो इम्पोर्टेंट इस बार है वो है ट्राइब्स। और क्योंकि ट्राइब्स पे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो न्यूज़ में अक्सर होते रहते हैं, जिनकी वजह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये करंट में होते हैं तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर कन्वेंशनल से पूछना चाहेगा कभी तो आपको बहुत सारे मैच करने के लिए ट्राइब्स को दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको देखना चाहिए। अगर हम ट्राइब्स को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो है अंडमान एंड निकोबार, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और तीसरा रीजन है ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा और एमपी वाला रीजन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ के जो ट्राइब्स होंगे स्पेशली हमें उन पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ट्राइब्स अगर हम देखें तो ये एक प्रिमिटिव कम्युनिटी होती है। प्रिमिटिव कम्युनिटी का मतलब प्रिमिटिव कम्युनिटी का मतलब होता है जिनका जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है, जैसे हमारी है, प्रिमिटिव सोसाइटी में जीते हैं। नेचर के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध होता है, नेचुरल लाइफ बिल्कुल जीते हैं जैसे नेचर इनको रखता है। दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटी। और ये बहुत कट के रहते हैं, मेन सोसाइटी से मिलते जुलते बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ को हम बोल देते हैं ट्राइब। इनके अपने कल्चर होता है, इनका अपना अपनी डायलेक्ट होती है, कभी कभार अपनी लैंग्वेज भी होती है। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये अपने हिसाब से लाइफ को जीते हैं, और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, कंट्री की सोसाइटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना इनका पसंद नहीं होता है। तो हम कह देते हैं दे आर ट्राइब। कहीं ना कहीं इनको हम पिछड़ा हुआ मानते हैं। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन करें इंडियन ट्राइब्स की तो हम दो बेस पे कर सकते हैं। फर्स्ट बेस इज़ एथनिसिटी, स्पेसीज, लैंग्वेज। जो उनकी स्पेसीज है, लैंग्वेज है, रेस है, राइट, इन सब के आधार पे अगर हम करेंगे तो एथनिसिटी का बेस कहेंगे। और दूसरा है लोकेशन के आधार पे, किस एरिया में वो रह रहे हैं, उस लोकेशन के आधार पे हम भी उनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो अगर एथनिसिटी के बेस पे करेंगे तो हम जो कैटेगरी है मेनली वो तीन कैटेगरी में बांटेंगे। नंबर वन है नेग्रिटोज, नंबर टू है मंगोलॉइड्स, नंबर थ्री है मेडिटेरेनियन या द्रविडियंस। तो इन द्रविडियंस को मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं। नेग्रिटोज आपको पता है कर्ली हेयर, नाकें बहुत चौड़ी चौड़ी सी होंगी, राइट, कभी कभार ये बाल को गुलटियाए हुए बांधे रहते हैं, चोटिया की तरह की रहती है, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाती हैं। तो इनको नेग्रिटोज की श्रेणी में डाल देंगे हम। कलर इनका बहुत ही काला होगा। मंगोलाइड्स जो होंगे इनकी आंखें एकदम पत्ती सी, जो उठी उठी सी और बटन जैसी, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बट आपने देखा होगा कि जो चाइना के और जो नेपाल के या जो आपके नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं जो अपर हिल्स पे रहते हैं, उनकी आंखें आपने देखी होंगी, बहुत पतली येलोइश स्किन होगी, है ना। और ये ज़्यादातर मंगोलिया से संबंध इनका होता है। मंगोल आपको याद होगा, मंगोलिया चाइना के ऊपर पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इनका नाम ले लिया गया है। इसमें भी दो कैटेगरी बांटी गई इंडिया में। पहला है पैलियो मंगोलॉइड्स। पैलियो मंगोलाइड्स कौन सा है? जो इंडिया में पहले से ही रह रहे हैं, मेघालय में, आसाम में, है ना, इन सब एरिया, नागालैंड में, इन सब एरियाज में ये मंगोलाइड जो रेस है ये पहले से ही रह रही है, तो इनको हम बोलेंगे पैलियो मंगोलाइड्स। कुछ लोग हैं जो तिब्बत से आए हैं, तिब्बत मंगोलाइड्स उनको बोलेंगे, तिब्बत से ये माइग्रेट होकर के इंडिया में आ गए। तो नेग्रिटोज ब्लैक कलर और कर्ली हेयर्स, राइट, मंगोलाइड्स हिरन जैसी आँखें, राइट, बहुत खूबसूरत आंखें मानी जाती हैं। पैलियो मंगोलाइड्स जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, और तिब्बतन मंगोलाइड जो तिब्बत से माइग्रेट हो गया। मेडिटेरियन द्रविडियंस के बारे में आपको पता ही होगा, ये द्रविडियंस भी थोड़ा सा ब्लैक स्किन के होते हैं और इनकी भी नाकें थोड़ी चौड़ी होती हैं। इसके बाद है लोकेशन के आधार पे। लोकेशन के आधार पे अगर हम देखेंगे तो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो पाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो पाए जाते हैं
इसके बाद है सेंट्रल, छोटा नागपुर प्लेटो पे जो लोग पाए जाते हैं, ये दूसरा हम इनको दिमाग में रख सकते हैं। ये वाला रीजन जहाँ पे हमने दिखाया था, ऑलरेडी आपको दिखाया जा चुका है। तीसरा रीजन है साउथ वेस्टर्न, जो साउथ का स्टेट है और वेस्टर्न के स्टेट्स हैं वहाँ पे। और चौथा है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेग्रिटोज सबसे पहले चलते हैं। नेग्रिटोज आर बिलीव टू बी द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो सिंपल सी बात है, जो नेग्रिटोज हैं वो सबसे पहले इनहेबिटेंट्स हैं पेनिनसुलर इंडिया में। दे आर अनएबल टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड वेर ग्रेजुअली फोर्स्ड टू रिसीड बिफोर द इन्वेडिंग हॉर्ड्स ऑफ इंडो आर्यंस। जब ये इंडो आर्यंस और मंगोलाइट्स ने इंडिया पे आना शुरू किया तो धीरे धीरे ये लोग थोड़ा ज़्यादा एडवांस थे, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस थे, मेटल्स यूज करते थे। ये लोग इनको डिफेंड नहीं कर पाए, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, और इनको अब उन एरियाज को छोड़ करके जंगलों में छुपना पड़ा, घने जंगलों में रहना पड़ा। और आज भी वहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। These tribals took shelter in the mountains and thick forest where a considerable number of them are still found. Those who were left behind, जो भी प्लेन में बचे रह गए थे, या तो वो डिसअपियर हो गए या तो वो जो कम्युनिटी आई थी उसी में वो एब्जॉर्ब्ड हो गए। इन्हीं को बाद में जो शूद्रों की संज्ञा दे दी गई, कुछ लोग ऐसा मानते हैं दास बना लिया गया, तो डिसअपियर भी हो गए या फिर एब्जॉर्ब हो गए वो जो आर्यन लोग आए थे या जो मंगोलाइट्स आए थे। सम ट्रैक्ट ऑफ देम आर स्टिल फाउंड अमंग द ट्राइबल्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे अभी भी ये पाए जाते हैं, इनके बहुत सारे निशान पाए जाते हैं। ओन ट्राइब और ग्रेट अंडमानीज जो हैं, सेंटिनलीज एंड द जरावाज, ये सारे नेग्रिटोज के ही एक रिमेनिंग प्रजातियां हैं, रिमेनिंग ट्राइब्स हैं जो नेग्रिटोज को बिलोंग करती हैं। तो ओन, द ग्रेट अंडमानीज, द सेंटिनलीज एंड द जरावाज। तो ये जो जरावाज हैं ये इनका नाम याद रखेंगे, सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानीज, ओन, ठीक है ना, इनको ओंग भी बोलते हैं। ऑल्सो केरला में कादर खान का नाम सुना होगा, कादर्स, इरुलर्स एंड द पनियान्स, ये सारे लोग भी जो है केरलाइट है, राइट। तो कादर्स, इरुलर्स एंड दी पनियान्स, केरला के फीचर्स इनके पाए जाते, भी नेग्रिटो की कहीं ना कहीं साइन है। इनकी डार्क स्किन होगी, करली हेयर होंगे, देखिए ज़रा, ब्रॉड नोज, चौड़ी नाक होगी और मीडियम हाइट होगी, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते ये लोग। तो ये है नेग्रिटोस। इसके बाद है मंगोलॉइड्स। दे रिप्रेजेंटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ सब हिमालयन रीजन। जो सब हिमालयन रीजन है आसाम वगैरह का, ये मंगोलॉइड प्रजातियों को शो करते हैं। इनके 2 ग्रुप्स हैं। पैलियो मंगोलॉइड्स, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जो पहले से ही है यहाँ पे। तिब्बतो मंगोलॉइड्स, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एरिया पे माइग्रेट होके आए हुए हैं। सिक्किम वगैरह में आपको पता ही होगा। ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ से माइग्रेट किया इन्होंने तिब्बत से माइग्रेट किया हुआ है। इनके टिपिकल आइज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया था। फेशियल फीचर्स हैं इनके अलग टाइप के। दे स्पीक मोन खेमेर लैंग्वेज, मोन खेमेर एंड तिब्बतो बर्मीज डायलेक्ट। मोन खेमेर एंड तिब्बतो बर्मीज डायलेक्ट ये लोग बोलते हैं। तो तिब्बतो मंगोलॉइड्स की ये खास बात होती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे एरियाज को याद रखेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। पिक्चर बन तो रही है ना साहब, एक बार और पिक्चर बनवा दूं क्या? ये ध्यान से देखेंगे सारा इस एरिया को। ये है असम, ये अरुणाचल प्रदेश, राइट। इसके बाद है नागालैंड, फिर है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ठीक है। पिक्चर बनाते रहेंगे, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलेंगे मेडिटेरेनियन और द्रविडियन के पास। मेडिटेरेनियन द्रविडियंस, दे फॉर्म बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ये ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया में यही पाई जाती हैं। एंड आर जनरली नोन एज द्रविडियंस। द्रविडियंस कहते हैं, द्रविडियन की लैंग्वेज भी अपनी होती है, जितने भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब कन्नड़, ये सब कौन सी लैंग्वेज है? द्रविडियन लैंग्वेज माना जाता है। द्रविडियन इज हाउएवर द नेम ऑफ द लैंग्वेज ग्रुप स्पोकन बाय दीज पीपल एंड हैज़ नो एथनिक सिग्निफिकेंस। आपको पता है ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है
ये द्रविडियन जो लोग हैं ये द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए इनको द्रविडियन बोला जाता है। ये कहते हैं एथनिक सिग्निफिकेंस, लेकिन एथनिक का ब्रॉड डेफिनेशन, एथनिक में लैंग्वेज भी आ जाती है, तो इसलिए एथनिसिटी में तो ये द्रविडियन कहे जा सकते हैं। तो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए इनको द्रविडियन कहा जाता है। लोकेशन क्या है? द ट्राइब्स बिलीव टू बी बिलोंगिंग टू द द्रविडियन रेस आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटो। राजमहल हिल्स, पिक्चर तो बन रही है, छोटा नागपुर प्लेटो की पिक्चर बन रही है, राजमहल हिल की पिक्चर बन रही है क्या, अरावली रेंज की पिक्चर बन रही है क्या, सेंट्रल विंध्याचल की पिक्चर बन रही है क्या, डेक्कन प्लेटो की पिक्चर बन रही है क्या, नीलगिरी हिल्स की पिक्चर बन रही है क्या? याद रखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं इस इमेज में। यहाँ पे साहब कौन होगा? अरावली होगी, ठीक है, और यहाँ पे विंध्याचल होगा, यहाँ पे राजमहल हिल होगी, ये छोटा नागपुर प्लेटो होगा, ये होगा आपका वेस्टर्न घाट, राजमहल हिल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सब पिक्चर आपको बननी चाहिए साहब, ध्यान रखिएगा अपने आप। यहाँ पे पूरा डेक्कन प्लेटो है, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक है ना। द्रविडियन लैंग्वेज स्टिल सर्वाइव्स नॉट ओनली इन सदर्न इंडिया where Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada are its leading representatives, but also in central India where its traces are found in the dialects spoken by Orons, Gonds, Mundas, Malays, Khonds and other tribe। तो भाई साहब ये जो द्रविडियन के साइन हैं ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में भी पाए जाते हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया में। ओराउंस, गोंड्स, मुंडाज, इनका नाम याद रखिएगा, अभी पिक्चर पे दिखाऊंगा इनको मैं कहाँ पाए जाते हैं। ओराउंस, गोंड्स, मुंडाज, ये सारे जो आपका झारखंड एरिया है, जो आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारा एरियाज है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। द्रविडियंस आर प्रिज्यूम टू बी टू स्टॉक्स। ये टू स्टॉक्स कौन कौन से हैं द्रविडियंस के? पहला है कोलारियंस, कोलारियंस, और दूसरा है द्रविडियन पॉपर। कोलारियंस भी द्रविडियन की एक सब प्रजाति है, सब कैटेगरी है। कोलारियंस एंड द्रविडियंस, कोलारियंस एंड द्रविडियंस स्पीक ए डायलेक्ट कॉल्ड मुंदरी। जो ये कोलारियंस है ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मुंदरी लैंग्वेज बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स कौन है? मुंडाज, संथाल्स, ओराउंस, मुंडाज, संथाल्स, ओराउंस एंड अदर ट्राइब्स इनहैबिटिंग छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में जो रहते हैं वो मुंदरी लैंग्वेज बोलते हैं। मुंदरी मुंडा, संथाल, ओराउंस, मुंदरी, मुंडाज, संथाल्स, ओराउंस। याद रखेंगे नाम को, मेरे साथ जब मैं बोला करूं तो आप लोग भी अपने अंदर उसको रिसाइट किया करो, बार 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 याद रखना है। जितनी बार हम सुनते हैं उतना ज़्यादा याद रहेगा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बहुत तेज़ी से भूलता है। आज के दिन आपको लगेगा कि सब याद हो रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए सब। इसलिए प्लीज़ जितनी भी चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं स्लो हूँ तो उसके पीछे रीज़न है कि स्लो होना क्यों ज़रूरी है। मेमोरी की अपना एक प्रोसेस है, मेमोरी का अपना एक प्रोसेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव टाइम टू रिसाइट बेटर एंड रिटेन बेटर एनीथिंग इन योर माइंड। ये अगर आपने समझा नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। किसी भी चीज़ को स्लो करेंगे, थोड़ा सा जो भी चीज़ें याद रखने वाली स्लो करेंगे, एसोसिएशन करेंगे। मुंडाज मैंने बोला तो आपको मुंडी दिखनी चाहिए, खोपड़ी दिखनी चाहिए, मुंडाज कुछ ऐसा करके, राइट। संथाल, थाल दिखना चाहिए, कुछ तो करो यार, या तो उनको पिक्चराइज करो या तो थाल, कुछ भी एसोसिएट करो, राइट। तो द्रविडियन प्रॉपर स्पीक डायलेक्ट ऑफ तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। गोंड्स, खोंड्स एंड अदर ट्राइब्स फाउंड इन सेंट्रल विंध्यन एंड डेक्कन प्लेटो। तो गोंड्स, खोंड्स ये सारे भी जो विंध्यल एरियाज में पाए जाते हैं। विंध्याचल वाला माउंटेन याद रखेंगे, फिजिकल फीचर्स पे लगातार याद रखेंगे। मैंने आपको बोला है कि 15 मिनट रेगुलरली देना है आपको मैप पे, राइट। सुबह और शाम खाने के बाद
15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट देना है वो देना ही है। अब लोकेशन के आधार पे हम चलते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी, वो पूरे कंट्री में फैली हुई है। अब हमें देखना है कि कौन से एरिया में कौन ट्राइब्स पाए जाते हैं। नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, सारी एरियाज में बांटा है हमने। हाउएवर इन हरियाणा, पंजाब, देखो कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं जनरली। हरियाणा, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा और पांडिचेरी में ये बहुत ही कम है। अभी 2011 की जो हमारा सेंसस हुआ है उसमें क्लियरली बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन को बहुत ही कम बताया गया है। मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो नंबर ऑफ ट्राइब्स सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इन इंडिया there is almost a continuous belt of high tribal concentration starting from the western coast from Thane district in Maharashtra, passing through the Surat and Dang district of Gujarat to Mayurbhanj in Odisha। तो जो पूरा वेस्टर्न एरिया, आई मीन मिडिल एरिया है, वहाँ तो कंटिन्यूस एक चेन पाई जाती है। चीफ कंसंट्रेशन इज इन धुलिया इन महाराष्ट्र, वेस्ट निमार, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीनी, मांडला, शहडोल। बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग में रखना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, ये सारे एरिया में, बिहार का सिंह भूमि जो जिला है, सब जगह पे भरे पड़े हैं। पूरा मिडिल वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको पता होगा सतपुड़ा के ही माउंटेन्स हैं, विंध्याचल माउंटेन्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटो है, बघेल है, मालवा प्लेटो है। ये सारी जगह पे ट्राइब्स पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? घने जंगल रहे होंगे कि नहीं रहेंगे कभी, इसी में पाए जाते हैं वो ट्राइब्स। तो another long range of tribal belt is found in the northeastern spreading over अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे मेजर दूसरा ट्राइबल बेल्ट पाया जाता है। जो हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि जो मेन लैंड ट्राइब्स हैं, राइट, वो मेन लैंड ट्राइब्स हैं, उनकी एक खास बात क्या है कि वो शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है किस हिसाब से? वो चलता है 6th शेड्यूल के हिसाब से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको पता होगा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो पूरा माओइज्म वाला एरिया जहाँ पे माओइस्ट रहते हैं वो पूरा शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, वो मेन लैंड में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारा एरिया जो है, आंध्र प्रदेश, ये यहाँ तक चले जाते हैं लोग, तेलंगाना, पूरा एरिया जो होगा ये शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और यहाँ पे जो नक्सलाइट हैं ज़्यादातर वो पाए जाते हैं। तो ये दोनों एरियाज़ में डिफरेंस है, नॉर्थ ईस्ट वाले में भी और जो ये मिडिल हमारा एरिया पड़ता है वहाँ पे। जैसे अगर हम ये वाला एरिया देखें तो ज़्यादातर हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वो इधर ही पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़। इसमें 10 स्टेट्स हैं, आपको पहले से पता है, हमने पहले डिस्कशन किया है। इधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो कैसा चलता है? वो चलता है 6th शेड्यूल के हिसाब से। और ये कैसा चलता है? 5th शेड्यूल के हिसाब से। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसके अलावा कुछ मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के एरियाज को भी रखा गया है, लेकिन वो 6th शेड्यूल में तो नहीं कहे जाते, लेकिन उनको अलग से पूरे राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जोन 1 में, नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये जो एरिया है आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर जो स्टॉक पाया जाता है ये कौन सा है? मंगोलियन सोशल स्टॉक। ये ज़्यादातर कौन से पाए जाएंगे? मंगोलियन। द्रविडियन का इधर पाए जाएंगे, साउथ वाले में, पेनिनसुला में। हिमालयन में कौन से पाए जाएंगे? मंगोलियंस पाए जाएंगे। आपको दिमाग में इतना तो रखना ही होगा। In the mountain valleys and other areas of northeast, Indian tribes largely belong to Mongolian social stock। अब जो ये ट्राइबल पीपल हैं ये कहाँ कहाँ हैं? सब हिमालयन रीजन में है, माउंटेन वैलीज में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम शिमला टू वेस्ट टू द लुसाई हिल्स। तो ये शिमला से ले करके और अरुणाचल प्रदेश तक
मिसमी ट्रैक तक होते हुए बर्मा तक पहुंच जाएगा। यानी मामला जो शुरू हो रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है साहब? यहां से मामला शुरू हो जाएगा और ये होते हुए यहां तक पूरा मामला पहुंचेगा। ठीक है, तो शिमला से शुरू होगा और ये जाकर के म्यांमार तक मिलेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे आपके ये ट्राइब्स पाए जाने वाले हैं। नाउ ये जो इट कवर्स असम, अरुणाचल प्रदेश, देखो ध्यान से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम, ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तराई एरिया जब उत्तर प्रदेश एंड माउंटेनस वेस्ट बंगाल। ये पूरा एरिया कवर करते हैं। ये नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं। इनको स्पेशली मंगोलॉइड की श्रेणी में आप डाल सकते हैं। अब हम चलेंगे, देखते हैं कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा नाम आपको याद रख लेंगे। पारो बरोकाचारी, दिस इज द न्यूमेरिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब इन असम। पारो बरोकाचारी, पारो बरोकाचारी। इसके बाद आता है मीरी और मिजो। ठीक है, अगर हिल डिस्ट्रिक्ट को हम ले लें तो मिकिर हिल्स, नॉर्थ कचार हिल्स एंड प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो मिकिर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स जो है यहाँ पे भी मेजरली हिल ट्राइब्स पाए जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाएंगे। इन द प्लेन गोलपारा, लखीमपुर, दरंग, कामरूप डिस्ट्रिक्ट पोजेस लार्ज नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जिले का नाम दिया है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, पहला पारो बरोकाचारी, ये सबसे बड़ी ट्राइब है वहाँ की। मणिपुर, मणिपुर यहाँ पे आपको याद होगा कि 3 तरीके की ट्राइब सबसे फेमस हैं। पहली कौन कौन सी हैं? कुकी, मेती, याद है, और नागा। ये 3 ट्राइब स्पेशली पाए जाते हैं, जिसमें कुकी, नागा ये स्पेशली पाए जाते हैं हिली एरियाज में और मेतीस पाएंगे प्लेन एरिया में। तो मणिपुर में ये 3 ट्राइब स्पेशली पाई जाती हैं, आपको इनको याद रखना है। मेजर ट्राइब्स इनहेबिटिंग द रीजन आर अनल, कबुई, गैंगटे, जराओ, मोयनसोंग, इटीसी। इन मेघालय, याद रखेंगे मेघालय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब आर दी खासीस, गारो एंड जयंतिया। याद होगा 3 पहाड़ियों के नाम पे इनका नाम रखा गया है। खासो, खासी, गारो और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। ये मेघालय मान लेते हैं, ये है। तो खासो, गारो, खासी, जयंतिया। गारो पहले आएगा, फिर खासी आएगा, फिर आएगा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया 3 ट्राइब्स हैं। इनमें ये तीनों ट्राइब इन्हीं के नाम पे पड़ गया है। नागालैंड में पूरा का पूरा नागा ट्राइब्स हैं, आपको पता होगा, इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में याद रखें गड्डी, किन्नर, पांगवाल, लाहुली। लाहू स्पीति रीजन है हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे लाहुल स्पीति, यहाँ पे लाहुली पाए जाते हैं। पांगवाल पंगी रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पांगवाल पाए जाएंगे। नाम उनका देखो उन्हीं के नाम पे। किन्नर सेटल्ड इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जिले में पाए जाते हैं, इसलिए इनको किन्नर बोल दिया जा रहा है। रिजाइड एक्सक्लूसिवली ऑन द स्नोवी रेंज व्हिच डिवाइड चंबा फ्रॉम कांगड़ा, कांगड़ा और चंबा को जो डिवाइड करने वाले जो स्नोवी रेंज है गड्डी, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो गड्डी पूरी तरीके से स्नोई माउंटेन्स पे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। गड्डी, किन्नर, पांगवाल, लाहुली। हिमाचल प्रदेश की खास बात है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड एरियाज आर हिल्स, तराई, भाबर। भाबर एरिया आपको याद आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक याद है। सदर्न यूपी द हिल जोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जौनसारी, भोटिया एंड राजी ट्राइब्स। भोटियास आपको पता है भूटान से रिलेटेड, इनका भोटिया नाम रखा है तो भूटान से रिलेटेड होगा। भूटान कहाँ पाया जाता है आपको पिक्चराइज होना चाहिए। भोटियाज आर द लेट इंट्रोडक्शन इन द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉलोइंग द सेटबैक दे सफर्ड आफ्टर इंडो चाइना वॉर। तो भोटियाज जो है इंडो चाइना वॉर के बाद ये बाद में घुसे हैं इंडिया में। द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तराई भाबर ट्रैक्ट आर इनहेबिटेड बाय थारू एंड बक्सा ट्राइब्स। आपको याद होगा थारू एंड बक्सा ट्राइब्स, ये सारे जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, बिहार वगैरह का एरिया, यहाँ पे पाए जाते हैं। और मधेसी, मधेसी आपको सुना होगा, मधेसी के नाम से यही सारे लोग जो है मधेसी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है।
इसके बाद जोन 2 है सेंट्रल, छोटा नागपुर प्लेटो, आपको पता ही है, राइट। इसके बाद यहाँ पे प्रोटो एस्ट्रोलाइट ग्रुप भी पाया जाता है, भूमजी, गोंड, हो, ओरॉन, मुंडा, संथाल, ठीक है। ये भी जो आपके द्रविडियन है, इन्हीं में से एक प्रोटो एस्ट्रोलाइट ग्रुप भी डेवलप कर दिया इन्होंने। दिस ग्रुप ऑक्यूपाई द माउंटेन्स बेल्ट बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी। द सेंट्रल बैरियर दैट डिवाइड्स द नॉर्थ फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ए शेल्टर फॉर दीज ट्राइब्स फ्रॉम वेरी एंसेंट टाइम्स। तो कुल मिला के जो ये डिवीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन का और साउदर्न इंडिया का, उसी के बीच में ये रहते हैं भाई, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में रहते हैं जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ पे। दिस रीजन फर्दर एक्सटेंड टू द संथाल परगना बिहार इन द ईस्ट, हैदराबाद इन द साउथ एंड राजस्थान एंड गुजरात विद द स्ट्रॉन्ग भिल पॉपुलेशन इन द वेस्ट। तो ये पूरा बीच वाला, मैंने कहा था बीच वाला जो एरिया होगा वहाँ पे ये सारे लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत। ये साउथ वेस्टर्न जो रीजन है, इन द हिल्स and covering line of the western ghats live the Chenchus, Irulas, Kadars, Ketas, आपको याद ही होगा ये सारे। इसमें नेग्रिटो, कॉकोसाइड, प्रोटोस्टोलाइड सारे फीचर्स पाए जाते हैं। दिस ग्रुप इज चीफली कंसर्न इन दिस सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट स्ट्रेचिंग फ्रॉम विंध्यास टू कैप कैमोरिन। विंध्या माउंटेन से लेके कैप कैमोरिन तक ये सारे लोग रहते हैं, साउथ वेस्टर्न वाले। इनके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिल जाती है। संगम लिटरेचर के बारे में सुना होगा, जो 300 BC से लेकर के 300 AD तक लिखा गया था, उसमें भी इनकी सारी चर्चा है कि ये लोग उस समय के इनहैबिटेंट हैं। इसका मतलब है कम से कम 2000 साल पहले तो ये रह ही रहे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो भी इसी जोन में आते हैं। जोन 4 है, ये स्कैटर्ड ट्राइब्स हैं अंडमान और निकोबार के। दे आर वेरियस स्कैटर्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द अंडमानीज एंड द सच अदर ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। द एबोरिजिन्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए रेस बाय देमसेल्व्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है जो अंडमान के ट्राइब्स हैं, एक नेग्रिटो और दूसरा मंगोलॉइड्स। अंडमानीज, ओंग्स एंड सेंटिनलीज, इनको आप नेग्रिटो के ग्रुप में डाल दो। दिस ग्रुप इज फाउंड इन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हैज़ एन एफिनिटी विद द सेमंग्स, सकाईज ऑफ मलाया एंड वेदास ऑफ श्रीलंका। नेग्रिटो ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया से इनका रिलेशन है पूरा। मलेशिया वगैरह के जो सेमंग वगैरह है मलेशिया में पाए जाते हैं, राइट, उनसे भी इनका पूरा संबंध है। It is believed that these aborigines migrated from lower regions of Burma। ऐसा माना गया है कि जो बर्मा का लोअर रीजन से वहाँ से माइग्रेट होके ये आए हैं। ऑन देयर अराइवल एट दीज आइलैंड दे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। जब ये पहुँचे यहाँ पे तो डिफरेंट आइलैंड्स पे चले गए और फिजिकल एनवायरनमेंट चूँकि बदल गया इसलिए उनके पास ट्रेड भी बदल गए, किसी की नाकें थोड़ी कम चौड़ी रह गई, किसी की थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रह गई, तो यही हुआ, बाकी सब वही फीचर है। मंगोलाइड में ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हैं जैसे शोरनपेंस और निकोबारीज, इनको मंगोलाइड ग्रुप में डाला जा सकता है। अंडमान के जो ट्राइब्स हैं थोड़ा सा उनको आप देख लीजिए। जारावाज, ये कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ, मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान्स। साउथ, मिडिल और नॉर्थर्न अंडमान्स में ये थोड़े पाए जा रहे हैं। द अंडमानीज हु आर एक्सट्रीमली लिमिटेड इन नंबर लिव अलोंग द कोस्टल एरियाज। अंडमानीज कहाँ पे रहते हैं? कोस्टल एरियाज के पास में रहते हैं, जबकि जो जारावाज हैं ये थोड़ा अंदर रहते हैं। ओंग इनहाबिट द लिटिल अंडमान एंड रूटलैंड आइलैंड। तो अंडमान और रूटलैंड आइलैंड में कौन पाया जाता है? ओंग पाए जाते हैं। सेंटिनलीज, स्पेशली सेंटिनलीज आइलैंड में इनके नाम पे पूरा आइलैंड ही है। शोरनपेंस confined along the eastern and southeastern coast of Great Nicobar Island, ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं स्पेशली। दे आर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम द बैंक्स ऑफ डगमार, अलेक्जेंड्रा, गलाथोआ रिवर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये जो शोरनपेंस हैं ये इनका याद रखें, ग्रेट निकोबार आइलैंड स्पेशली। निकोबारीज, इनको होलचू भी बोलते हैं। ये स्मॉल आइलैंड्स आर हाईली अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओनली इन द 2 आइलैंड द कार निकोबार एंड चौरा में ये पाए जाते हैं। तो ये जो निकोबारीज है, होलचू इनका नाम है, ये
निकोबार और चौरा, कार निकोबार और चौरा में पाए जाते हैं स्पेशली। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि अंडमान निकोबार, कम से कम इतना याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे कौन कौन ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो जरावास, ओंग, सेंटिनलीज, शोरनपेंस, निकोबारे जिनको होलचू भी बोलते हैं, जरावास, ओंग, सेंटिनलीज, शोरनपेंस, निकोबारीज, होलचू, ये सब पाए जाते हैं। थोड़ा सा फिर से इनका एरिया देख लो आप, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अंडमानीज कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थन अंडमान में, मिडिल अंडमान में जोरवास, सेंटिनलीज आइलैंड पे। ओंग कहाँ पाए जाते हैं? जो लिटिल अंडमान है वहाँ पे पाए जाते हैं। शोम्पेन ग्रेट निकोबार पे पाए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अगर हम सदर्न इंडिया में चलें और नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन कहाँ पाया जाता है। केरला में देखिए, साउथ इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो है टोडा, कुरुम्बा, मोपला, इयाला और कादर। देखो सारे केरला में, कुरुम्बा, मोपला, इयाला, कादर, ठीक है। अदयान और मलैया ये तमिलनाडु में पाए जा रहे हैं। देखो बंजारा, गोंड, यारूकला ये सारे आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन है? गोंड। साउथ इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन है? टोडा। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन है? गोंड। गोंड, ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब है ये। इसके बाद उड़ीसा में भूमिजी, कोया, बोंडा, बुयान, सौरा, कोंड। तो खोंड याद रखेंगे, कोया याद रखेंगे, बोंडा याद रखेंगे, तीन यहाँ से याद रख लें आप। मोपला याद रखेंगे, मोपला विद्रोह के बारे में तो सुना ही होगा, मोपला रिवोल्ट के बारे में, केरला में ही हुआ होगा, सिंपल सी बात है। अगर मोपला ट्राइब पता है तो आपको मोपला विद्रोह भी याद होगा। इसके बाद है आपका कर्नाटका में पानियान, कुर्गी, ठीक है। चेंचू तेलंगाना में, चेंचू याद रखेंगे तेलंगाना में। महाराष्ट्र में कोली, वारली, इसे याद रखेंगे, कोली, वारली। पिक्चर एक बार बननी चाहिए, कोशिश करो कि याद हो जाए कुछ, राइट। गुजरात में कोली, भील, डफर, टोडिया, पटेल वहीं पाए जाए तो पटेलिया। देखो डफर, कोली, भील, पटेलिया, राइट। मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड, कोल। छत्तीसगढ़ में कोडाकू, सौर, ठीक है। चलो नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच जाते हैं। सिक्किम में शेरपा, लेप्चा, भूटिया, ये याद होगा, शेरपा जो पहाड़ पे खूब चढ़ने में तेज होते हैं, भूटिया भूटान से रिलेशन, बगल में भूटान है तो वहाँ पाए जाएंगे। लेप्चा भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी के नाम पे मिसमी, डाफला, अबोर ये पहाड़ियाँ हैं, तो मिसमी पहाड़ी पे मिसमी ट्राइब पाई जाएगी, डाफला पहाड़ी पे डाफला ट्राइब पाई जाएगी, अबोर पहाड़ी पे अबोर ट्राइब पाई जाएगी, निशी ट्राइब पे निशी पहाड़ी पे निशी ट्राइब पाई जाएगी, ठीक है। मिकिर हिल पे मिकिर पाई जाएगी। इसके बाद है असम में डिमास और बोडो, ये बहुत फेमस है, बोडो लैंड का नाम सुना ही होगा, राइट। नागालैंड में नागा ट्राइब पाए जाते हैं, मणिपुर में कुकी, मेतीस पाए जाते हैं, मिजोरम में लुसाई ट्राइब पाई जाती है, याद रखेंगे। त्रिपुरा में तो आपको पता ही है, ये जो रियांग और नौशिया, अभी रियांग न्यूज में है, इस जगह पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियांग न्यूज में चल रहा है और इसको रीसेटलमेंट हुआ है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से एक ट्राइब के बारे में पूछा जरूर जाएगा, या तो रियांग के बारे में पूछ लिया जाएगा स्पेशली, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल से कौन से स्टेट से कौन सी ट्राइब बिलोंग करती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम चलेंगे नॉर्दर्न एरियाज में। जम्मू एंड कश्मीर याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया है लद्दाख, ठीक है। अब लद्दाख में कौन कौन पाए जाते हैं? बकरवाल, चंगपा, सिप्पी, बकरवाल, चंगपा, सिप्पी ये पाए जाते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। डोंगरा पाए जाएंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर में। गुज्जर, फैंगवाली, गड्डी ये सब पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे।
उत्तराखंड में पाएंगे जौनसारी बुक्सा भोटिया, याद रखेंगे जौनसारी बुक्सा भोटिया, जौनसारी बुक्सा भोटिया याद है, इसे याद रखेंगे। राजस्थान में सहरिया भिल गरसिया मीना, ये पता होगा शायद, मीना सहरिया भिल गरसिया, मीना सहरिया भिल गरसिया। थारू उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं बॉर्डर एरियाज में, अगरिया भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इनको। वीडियो को पॉज करके इसे याद करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन इतना तो हो कि यार याद आ जाए कि वहाँ पे यार ये तो यहाँ होगा ही नहीं, ये तो यहाँ होगा ही होगा, कुछ इस तरीके का याद रहना चाहिए, अदरवाइज मिस हो गया तो फिर चक्कर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का हो ही गया था, उड़ीसा का हो ही गया था, भूमजी कोया बोंडा सौरा खोंड, राइट। झारखंड में संथाल मुंडा ओरांव हो, संथाल मुंडा ओरांव हो, ये इंपॉर्टेंट है, संथाल मुंडा ओरांव हो। इसके बाद वेस्ट बंगाल में हाजोंग एंड संथाल, ठीक है। अब हम चलेंगे पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। देखिए हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में तो सुना ही होगा, सुना क्यों होगा, मैंने तो पढ़ाया ही था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जो है उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपको याद होगा, लेकिन इंडिया पे पूरी तरीके से डेमोग्राफिक जैसे कोई भी चीज़ लागू नहीं होती, इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी भी पूरी तरीके से लागू नहीं होती, लेकिन हाँ हम उसको कहीं ना कहीं सेट कर ले जाते हैं। देखिए आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो सेंसस शुरू हुआ था, पॉपुलेशन का सेंसस, वो 1876 में पहली बार, 1881 से रेगुलरली हो रहा है लॉर्ड रिपन साहब के समय से, और तब से हमारा जो हर 10 साल पे पॉपुलेशन का सेंसस होता है, और उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो आप देखेंगे यहाँ पे होता क्या था। देखिए 1901 से लेकर के 1921 तक जो पॉपुलेशन इंडिया का था बहुत ही उतार चढ़ाव देखा। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसी समय हुआ था, बहुत सारे फेमिन्स आए हुए थे, बहुत सारी जाति की गई थी इंडियन के साथ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, नेचुरल कैलामिटीज़ आई थी, प्लेग फैला हुआ था, और इस वजह से इस पीरियड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो माइनस में चली गई। आप ध्यान से देखिए 1901 से 1911 के बीच में पॉपुलेशन लगभग स्टेबल थी, और इसके बाद माइनस गई फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पॉपुलेशन इंडिया की माइनस में चली गई, घट गई। इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो बढ़ना शुरू हुई तो बढ़ती ही गई। 1921 से 1951 के बाद आपको याद होगा कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की नींव रखी थी, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को ठीक से काम करना पड़ रहा था, और चूंकि इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स पावर में आए हुए थे, तो कहीं ना कुछ तो काम होगा ही होगा, और अल्टीमेटली जो वहाँ पे डिजीज़ वगैरह है उनको प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्प मिली, और इंडिया की ग्रोथ धीरे धीरे पॉपुलेशन की होने लगी। याद रखेंगे हम जब भी बात करेंगे, एक तरफ होगा हमारा डेथ रेट, दूसरी तरफ हमारा होगा बर्थ रेट। इंडिया में बर्थ रेट हाई थी, लेकिन डेथ रेट भी हाई थी, और इसकी वजह से डेथ रेट हाई होने की वजह से, बर्थ रेट हाई होने की वजह से, याद रखें पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल थी, क्योंकि जितने पैदा होते थे उतने ही मर जाते थे। 1921 के बाद धीरे धीरे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो थोड़ी सी सुधरने लगी, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। 1941 के बाद आपको थोड़ा सा शार्प इंक्रीज दिखेगा। 1950s के बाद आपको पता होगा कि हम आज़ाद हो चुके थे, हमारी अपनी सरकार आ चुकी थी, और हमारी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी, और इसलिए
1951 में यहाँ से मामला शुरू हुआ और 1981 तक एक शार्प इंक्रीज देखा जाएगा। हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज़बरदस्त इंक्रीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन आ जाएगी। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ देखी गई, रैपिड हाई ग्रोथ देखी गई फेज 3 में। इसके बाद 1981 के बाद थोड़ा सा हमारे पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना शुरू हुआ, डेथ रेट भी कम हो रही थी और बर्थ रेट भी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुई। और 2001 से 2011 के बीच में जो बर्थ रेट थी वो पहुंच गई 8 पर डिकेड, और जो इसको डेथ रेट बोलेंगे, और जो बर्थ रेट थी वो पहुंच गई अराउंड 17। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंडिया जो 1901 से 1921 के बीच में आप देखेंगे तो ये फर्स्ट था। फर्स्ट जो फेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का, जो फर्स्ट फेज है वो यहाँ पे चल रहा था। इसके बाद सेकेंड फेज शुरू हो जाता है, ये चलता है आपका 1981 तक। और 1981 के बाद इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थर्ड स्टेज में चल रहा है। तो इंडिया को इस समय हम क्या कह सकते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में थर्ड स्टेज में चल रहा है। अब हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये आपको पता होगा कि 1872 में, तो लॉर्ड लिटन साहब के समय में सबसे पहले 1872 में शुरू हुआ था। इसके बाद रिपन साहब के समय से ये कॉन्टिन्यूसली एवरी 10 ईयर पे ये कंडक्ट किया जा रहा है। 2011 का जो सेंसस था, 2011 का जो सेंसस था ये 7th था इंडिपेंडेंस के बाद। ये बहुत छोटे छोटे बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, यूपीएससी में लिखा रहेगा। और 15th है जब से हमारा रेगुलर सेंसस शुरू हुआ। ठीक है, इस सेंसस में आखिर क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं। सबसे पहली बात तो हमारी पॉपुलेशन निकाली जाती है, कितनी पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ रेट दिखाई जाती है। सेक्स रेशियो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो एससी और एसटी की पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो में भी 2 आ जाएंगे, एडल्ट सेक्स रेशियो और चाइल्ड, ये दोनों हम देखेंगे। एससी एसटी की पॉपुलेशन, रिलीजियस कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज। इतना हमें दिमाग में अपने रखना होगा। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इंडिया की, तो पॉपुलेशन इंडिया की 1.21 बिलियन पॉपुलेशन हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सेक्स रेशियो इस समय जो इंडिया की है दैट इज 940 पहुंच चुकी है। आपको मैं बता दूं कि सेक्स रेशियो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में 940। और आप ये भी समझ लीजिए कि जो एडल्ट सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो एक्चुअली होता क्या है, फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। आप विश्वास करें कि ये जो एडल्ट सेक्स रेशियो है ये बहुत समय से लगातार नीचे चल रहा था, लेकिन यह हाईएस्ट है इंडिपेंडेंस के बाद में। हाँ, एक बात और आप ध्यान रख लीजिए कि जो ये एडल्ट सेक्स रेशियो है ये तो बढ़ा है, ये तो बढ़ा है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जिनको 0 to 6 ईयर कहते हैं, ये घटा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो घटा है क्योंकि अगर चाइल्ड का हम देखें तो जितने पर चाइल्ड जो लड़कियां हैं उनकी अपेक्षा जो लड़के हैं
वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज भी फर्टिसाइड चल रहा है, बच्चों को मरवाया जा रहा है। जो अगर पता चल जाता है हरियाणा और चंडीगढ़, या फिर आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आपको पता है कि उन टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि लड़की है पेट में, तो लोग एबॉर्शन करवा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं उनको। तो ये जो फोर्टिसाइड है, इसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये कहीं ना कहीं कम है। लेकिन मज़े की बात है कि एडल्ट सेक्स रेशियो बढ़ रहा है। ये कैसे हुआ भाई? आखिर जब चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है, अगर लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी, सिंपल सी बात है, तो सेक्स रेशियो बढ़ा कैसे बाद में? एडल्ट का कैसे बढ़ गया? ये तो सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे एक राज छुपा हुआ है, और राज ये है कि लड़कियों को बचपन में अगर मार ले गए तो मार दिया, इनको भाई साहब इसके बाद कोई नहीं मार सकता। तो इन्हों को अगर इनको मार दिया था फिर भी ये सर्वाइव। दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। इनको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। ये गलत काम कर रहे हैं ये लोग, इनसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए। और विश्वास कीजिए कि जो महिलाएं हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का मतलब है कि जो बुढ़ियाँ बहुत और महिलाएं हैं, बूढ़ी हो रही हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम ईयर तक ये जीती हैं, ये पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुष लोग पहले निपट जा रहे हैं, महिलाएं नहीं निपटती हैं। इसलिए 6 साल के ऊपर अगर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेक्स रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। क्योंकि अगर महिलाओं की डेथ नहीं हो रही है पहले और पुरुषों की हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि पुरुषों की संख्या घट जाएगी। महिलाओं की संख्या बढ़ नहीं रही है, बल्कि पुरुषों की संख्या कम हो जा रही है, इसलिए इनका रेशियो बढ़ जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि महिलाओं का जो फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, ये इसका कारण यही है कि जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। पुरुष का हार्ट अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि इमोशंस वो रोक लेते हैं। अगर लड़के को रोना पड़ता है तो उसको पता नहीं इज्जत घट जाती है, वो रोता ही नहीं है, लड़कियां रो करके निकाल देती हैं। और अगर आपकी फीलिंग दबी नहीं रही, निकल गई बाहर, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं। तो पुरुषों, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा रोया करो ताकि फीलिंग निकल जाए, नहीं तो तुम्हारी पॉपुलेशन कम होती जाएगी साहब। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया में स्पेशली हमें चीज़ों को देखना है। देखते हैं कुछ फैक्ट्स, हम देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं कि जो हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो 1940 है, 2001 में ये 1933 थी। 1961 के बाद कॉन्टिन्यूसली हाईएस्ट सेक्स रेशियो रहा है अभी तक का। ठीक है, जो नागालैंड है ये एकमात्र स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन घटी है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। क्या रीजन होगा? एक रीजन तो हम कह सकते हैं कि नागालैंड एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश लोग मिशनरीज गई हुई हैं और ये बहुत ही मॉडर्न कम्युनिटी बना दी है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगता। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके बीच आपस में इतनी लड़ाइयाँ चलती हैं, धेय लड़ाई, NSCN, आपको पता होगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा होगा आपने, तो अब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग निकल के भाग जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और माइग्रेट कर जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। और इसलिए नागालैंड की पॉपुलेशन घट गई है साहब। थाने एक ऐसा जिला है, थाने जो मुंबई में है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, एक ऐसा जिला जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। सेंसस 2011 के बारे में, कंडक्टेड सिंस 1872, हर साल पे होता है। 2011 वाला जो सेंसस है वो 15वां था और 7वां इंडिपेंडेंस के बाद था, ये सब पता होगा।
मोटो क्या था 2011 सेंसस का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मस्कट क्या था? विमेन एन्यूमरेटर। CM Chandramouli was the Registrar General of Census Commissioner when Census 2011 was conducted. The 15th Indian Census was conducted in 2 phases. कहानी इन्होंने लिखी हुई है, राइट? आप इसको देख लीजिएगा। पहली बार 2011 में बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया गया है। अब हम चलेंगे, थोड़ा फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स के बारे में। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है साहब? एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 1.64। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 17.60%। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.64। हाईएस्ट कहाँ है? मेघालय में। डिकेडल ग्रोथ रेट ओवरऑल 17.60, हाईएस्ट कहाँ है? मेघालय में। लोएस्ट कहाँ है? गोवा में। यहाँ लोएस्ट कहाँ है? नागालैंड। इसमें निगेटिव ग्रोथ चला गया। नागालैंड में कहाँ चला गया? निगेटिव ग्रोथ चला गया साहब। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 ओवरऑल। बिहार में हाईएस्ट, अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट 17। ठीक है, याद रखना है इसको। पॉपुलेशन कितनी है? 121 बिलियन। रूरल 68, अर्बन 31.16। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सिक्किम की सबसे कम। सेक्स रेशियो 940, केरला की सबसे ज़्यादा, हरियाणा की सबसे कम। ठीक है, लिटरेसी रेट देख लेते हैं। ओवरऑल 74, मेल की 82, फीमेल की 65.46। ओवरऑल 74 याद रखना है, मेल की 82, फीमेल की 65। केरला हाईएस्ट है, बिहार लोएस्ट है। हाईएस्ट मेल लिटरेसी लक्षद्वीप की, लोएस्ट मेल लिटरेसी बिहार की, हाईएस्ट में फीमेल लिटरेसी केरला की, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी राजस्थान की। फैक्ट है, इनको याद रखेंगे, रट जाओ। ट्राइब 550 ट्राइब्स है इंडिया में। 8.2 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 10 मिलियन की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा MP में है। पंजाब और हरियाणा में पॉपुलेशन ट्राइब्स की 0 है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किधर है? मिजोरम में। सबसे कम डेंसिटी पता ही है, 0 पहुंच गई है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ट्राइब्स की, पूरा रट जाना है इसको। स्लम 6.5 मिलियन पॉपुलेशन। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्लम धारावी के बारे में नाम सुना ही होगा आपने। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम स्लम है। स्टेट का एरिया वाइज पूरा जो हमारा पूरे भारत का 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा एरिया के हिसाब से। अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा गोवा में, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मिजोरम में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, और हरियाणा में सबसे कम। समझ में आ गया हरियाणा वाले क्या करते हैं? निपटा देते हैं भाई। प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन 13.10%। मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन, तमिलनाडु में सबसे कम। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 29.8%। याद रखेंगे कि डेटा बिहार में सबसे ज़्यादा लोग बिहार बिलो पॉवर्टी लाइन है और गोवा में सबसे कम। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस इतना, गोवा में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे कम। लैंग्वेज अगर हम ध्यान से देखें, टॉप 10 लैंग्वेजेस की बात करें इंडिया में तो हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। इंग्लिश उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू, फिर कन्नड़, फिर उड़िया। याद रखेंगे टॉप 4-5 कम से कम
हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इंग्लिश को अगर हटा दे तो बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती। याद रखेंगे HBMT, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, HBMTT, HBMT, HBMT। लिटरेसी, एनीवन अबव एज 7। देखो लिटरेसी क्या है इंडिया में, सोच के देखो जरा। 7 साल के ऊपर कोई भी इंसान इंडिया में पढ़ा लिखा, अगर पढ़ना और लिखना जानता है तो उसे लिटरेट माना जाएगा। ठीक है, पढ़ना और लिखना जानता है। अब जरा सोचो कि ये जो जाते हैं सेंसस करने वाले लोग, ये वहाँ जा कर के पूछते हैं, तुमसे कोई पूछता है कि भाई साहब आपने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कहते हो? हाँ मैंने कर लिया है। किस किताब से कर लिया है? नितिन सिंघानिया से कर लिया है। अब जब भैया टेस्ट होता है तो क्या होता है? टेस्ट में पता चला स्कोर आया ही नहीं, तब पता चलता है अरे यार लगता है ठीक से पढ़ा नहीं। सेम चीज़ होता है यहाँ पे। अगर किसी से पूछो कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो गांव में हर इंसान ही बोल देगा हाँ भाई हमें पढ़ना लिखना आता है, अंग्रेजी आती है, हाँ भाई काम भर को आती है। लेकिन भाई साहब असली में अगर टेस्ट होता तो बहुत नीचे होता। अब टेस्ट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि 7 साल के ऊपर जो बच्चे ऊपर हैं इनका कोई टेस्ट तो अरेंज करते नहीं है। तो जो असली में लिटरेसी आती है और जो एक्चुअल में है वो बहुत अंतर है। दूसरी बात, लिटरेसी और एजुकेशन में भी अंतर है। हमारे यहाँ के लोग हाई स्कूल नकल करके पास हो गए, इसका मतलब एजुकेटेड थोड़े हो गए, उनको कुछ ना पता भाई। एजुकेटेड का मतलब होता है अवेयर होना, अवेयरनेस फैलाना। तो अब ये जो 1991 था, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। इसमें जो 5 साल के बच्चे इनको इलिटरेट घोषित किया जाता था, राइट। अब ये 7 साल के नीचे के जो बच्चे उनको इलिटरेट घोषित किया जाता है। 7 साल के ऊपर की जितनी पॉपुलेशन होती है जो लिटरेट होती है उनको बोलते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट, जो निकालते हैं हम। और अगर पूरे पॉपुलेशन की निकाल लें तो उनको हम कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट। तो जब भी क्रूड वर्ड जुड़ जाए मतलब सारी पॉपुलेशन ली जाएगी, जब भी इफेक्टिव वर्ड जुड़ जाए तब तक इफेक्टिव पॉपुलेशन निकाली जाती है। तो 7 साल के ऊपर पढ़ना लिखना कोई भी जानता होगा तो लिटरेट है, और 7 साल के ऊपर वालों का ही इफेक्टिव लिटरेसी रेट हम निकालते हैं। 1951 से अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे लिटरेसी रेट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखेंगे आप 74% टोटल पॉपुलेशन, टोटल लिटरेसी रेट, 82% मेल की। तो ये टोटल हो गई, ये मेल की हो गई और ये फीमेल की हो गई। तो 1951 से किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो आप देखेंगे। 2001 में 64 था टोटल, मेल की थी 75, फीमेल की थी 53। अब 82 हो गई और 65 हो गई है। मेल की 82.14, फीमेल की 65। याद रखेंगे टोटल 74, टोटल 74। सिंपल सी बात है, एक की ज़्यादा होनी चाहिए, एक की कम, तभी तो एवरेज 74 आएगा। तो मेल की ज़्यादा होगी 74 से और फीमेल की 74 से कम होगी। 74 से कम 65, 74 से ज़्यादा 82। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। रिलीजियस डेमोग्राफी अगर हम देखें तो हिंदुइज्म की जो पॉपुलेशन है ध्यान के सबसे ज़्यादा, मुस्लिम की, उसके बाद तभी जल लड़ते हैं तो लोग, क्रिश्चियन वगैरह बेचारे तो कहीं टिकते ही नहीं है। तो 2.30, सिखिज्म 1.72, बुद्धिज्म 0.70, जैनिज्म 0.37, जोरास्ट्रियनिज्म नॉट अवेलेबल, आदिवासी 0.9%। तो ध्यान रखेंगे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। क्रम भी पूछ सकता है साहब पॉपुलेशन के घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। मान लो हिंदू और इस्लाम ना दे और यही दे दे क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो हाथ पांव हिले लगेंगे आपके। क्रिश्चियनिटी 3rd नंबर पे, सिख 4th नंबर पे, बुद्धिस्ट 5th नंबर पे, जैन 6th नंबर पे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही हाजिर होंगे और हमारा नया सेशन शुरू होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हम शुरू करें या एनवायरमेंट इकोलॉजी। मोस्ट प्रोबेबली हम इकोनॉमिक्स से शुरू करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।